हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डेविडसन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम वैल्वुलर हार्ट डिजीज को समझेंगे। देखिए, ये तब होते हैं जब हार्ट वेव्स दे फेल टू ओपन फुली। मतलब स्टेनोसिस होता है जब वो खुल नहीं पा रहे हैं, और रीगर्गिटेशन होता है जब वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वॉल्स क्या करते हैं, वन वे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो मिट्रल स्टेनोसिस को समझते हैं, ये किसका क्या मतलब है। बेसिकली नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल। उसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको मिट्रल स्टेनोसिस में, तो ब्रेथलेसनेस मिलेगी, ऑर्थोपीनिया मिलेगी, यानी कि लेट के उसको प्रॉब्लम होगी, 2-3 फ्लो लगा के आराम मिलेगा। पैल्पिटेशंस मिलेंगे। साइंस आपको क्या मिलेंगे, डायस्टोलिक रंबलिंग मर्मर, ओपनिंग का स्नैप मिलेगा, और मेलर फ्लश मिलेगा। मेलर फ्लश क्या होता है कि जो हमारी हाई चीक बोन्स होती हैं, ये पिंकिश हो जाती हैं एकदम। ठीक है ना। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, क्या होता है, अभी के लिए इतना बहुत है। ट्रीटमेंट क्या देना है, डायरेटिक्स देना है, रेट कंट्रोल करना है आपको, हार्ट रेट कंट्रोल, और बेडरूम मिट्रल वॉल्वोटॉमी। यानी ये जहाँ पे भी ज़्यादा नैरोइंग है वहाँ पे एक बलून टाइप हम डाल के उसको खोल देते हैं। फिर हो गया मिट्रल रीगर्गिटेशन, यानी कि मिट्रल वॉल जो होती है वो बंद नहीं हो पा रही है, तो इसकी क्या है, ब्लड लीक बैक करेगा टू द लेफ्ट एट्रियम। ये हमने कार्डिक साइकिल में समझा था, उसी से रिलेटेड है सारा चीजें। तो कॉजेस क्या है इसका, पोस्ट एमआई, यानी जनरली एमआई के बाद ये मिलता है मिट्रल वॉल प्रोलैप्स और रूमेटिक प्रॉब्लम्स। सिम्टम्स इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, फटीग मिलेगी। साइंस क्या मिलते हैं इसमें, होलो सिस्टोलिक ब्लोइंग मर्मर। ये दोनों तीनों मर्मर आपको मैं लास्ट में समझा दूंगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसमें आपको एस इनहिबिटर्स चलाने हैं, डायरेटिक्स चलाने हैं, वॉल को रिपेयर करना है अगर हो सकता है, नहीं तो रिप्लेसमेंट करना है, और रिप्लेसमेंट ही होता है इसमें। फिर आ गया आउटिक स्टेनोसिस। इसमें क्या है, आउटिक वॉल नैरो हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर का ओवरलोड बढ़ जाता है। और ये मेनली एज के साथ होता है, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन जो होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी की चीज़ें जब हम कम उसको यूज़ करते हैं तो वो सेडेंटरी लाइफ की वजह से होने लगती है। और इसमें बाइकस्पिड आर्टिक वॉल्व की प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्लासिक ट्रायड मिलता है इसमें, आर्टिक स्टेनोसिस के 3 सिम्टम होते हैं जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है। चेस्ट पेन मिलेगा, सिनकोप, सिनकोप यानी कि पेशेंट कहीं बैठा बैठा थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, डिस्नेपिया मिलेगा। और इसका साइन क्या होता है, हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, यानी कि स्लो राइजिंग पल्स मिलेगी इसमें। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल या ट्रांसकैथेटर आर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट होता है इसमें। ठीक है। फिर आ गया आउर्टिक रीगर्गिटेशन। ठीक है, इसमें आउर्टिक वॉल्व लीक हो रहा है, ब्लड रिटर्न्स करता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है ना। कॉजेस क्या है, आर्टिक रूट डायलेशन हो गई, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई। एंडोकार्डाइटिस मतलब कि वेजिटेशन का उगना हार्ट के वॉल पे। ये क्यों होता है कि कई जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बॉडी मिस्टेकनली अपना समझ लेती है और वहां पे ग्रो करने देती है। सिम्टम्स क्या मिलते हैं, पैल्पिटेशन, एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस मिलेगी इसमें, कि जब भी उसको थोड़ा ऐसा काम करना है जो उसकी बॉडी पर लोड डाल रहा है तो उसकी सांस चढ़ने लगेगी, बैठे बैठे वो नॉर्मल होगा। और इसमें क्या है, बाउंडिंग पल्स मिलती है, वाइट पल्स प्रेशर मिलता है, और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें वाइसोडाइलेटर्स देने होते हैं और आर्टिक वॉल का रिप्लेसमेंट। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे आप, ईसीजी, एट्रियल फाइब्रिलेशन करेंगे हम, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी पे ध्यान देंगे। ठीक है। ईसीजी सब जगह एक बेसिक टेस्ट होता है, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी। ईसीजी इज द फर्स्ट स्टेप, जो भी आप जब भी, क्योंकि देखिए आप ये जो सिम्टम्स पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी में पढ़ना बहुत इजी होता है। आप पे 20 पेशेंट है, 20 पेशेंट में से एक पेशेंट है, वो आपको इतनी डिटेल में नहीं समझा पाएगा। वो तो यही बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे तो दिल में दिक्कत है, मुझे तो घबराहट होती है, सांस नहीं ली जाती। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चारों में से कौन सी प्रॉब्लम है, इसलिए सबसे पहले हम ईसीजी चेक करते हैं। ईसीजी में हमको ये चेक करना होता है कि कोई जो हमारा पीक्यूआरएस पैटर्न है उसमें कोई बड़ा चेंज तो नहीं है, इसको एमआई तो नहीं हुआ। एमआई पोस्ट एमआई के कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम ईसीजी निकालते हैं। ठीक है। चेस्ट एक्सरे देखेंगे, उसमें हम लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट चेक करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट चेक करेंगे, और पल्मोनरी कंजेशन देखेंगे कि सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इकोकार्डियोग्राफी, अगेन गोल्ड स्टैंडर्ड, ये टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसी से हम हर चीज डायग्नोस कर लेते हैं और ग्रेडिंग कर लेते हैं। फिर अगर उसमें भी हमें कोई डाउट लगता है तो कलर डॉपलर कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल, कलर डॉपलर तो एक तरीके का ये होता है कि छोटी से छोटी डिटेल भी स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन की निकाल के दे देगा। तो समरी टेबल में हमको क्या देखना था, मिट्रल स्टेनोसिस किस वजह से होता है, रूमेटिक की वजह से। ये इसमें समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं। तो डायस्टोलिक रंबल क्या होता है, देखिए ये होता है
S2 के बाद और S1 से पहले, ठीक है ना? और मेन इसका कॉजेज़ वही होता है, स्टेनोसिस हो जाती है जब एवी वॉल की, और इसके लिए हम बलून वेलमोटॉमी करते हैं। फिर आगे हमारा मिट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है ना? ये एमआई के बाद ही मिलता है और इसमें होलोसिस्टोलिक हमको रंबल मिलता है, मरमर सॉरी। ये स्टार्ट होता है S1 पे और एंड हो जाएगा S2 पे, ठीक है ना? और इसमें साउंड एक तरीके की आती है, प्लेटू, मतलब पूरे उसमें सेम हायर साउंड मिलेगी। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? वॉल रिपेयर या वॉल रिप्लेसमेंट के लिए। फिर आगे हमारा आउटिक स्टेनोसिस, ये जनरली मिलता है हमें कैल्सिफिकेशन से, यानी कि जो एज के साथ रिजिडिटी आ जाती है उसी के साथ। इसमें हमको मिलता है हार्ड सिस्टोलिक साउंड। ये बिगिन करता है आफ्टर S1 लेकिन एंड हो जाता है बिफोर S2, यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही होता है। और ये इसका जो शेप होती है या साउंड आएंगे, इसको हम क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो करते हैं। डायमंड शेप की इसकी साउंड में हमको मिलती है वॉल रिप्लेसमेंट में। इसका ट्रीटमेंट का तरीका होता है। फिर हो गया हमारा आउटिक रिगर्गिटेशन, ये बेसिकली आउटिक रूट डिजीज है। अर्ली डायस्टोलिक इसमें मरमर मिलता है और वॉल रिप्लेसमेंट ही इसका वो होता है। तो इसी के साथ हमने टॉपिक खत्म कर लिया। जो स्टूडेंट यहाँ तक देख रहा है उसको मैं गोल्डन टिप दूंगा, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको आपको कंपेयर करके पढ़ना है। जैसे हमने ये चारों चीजें एक साथ पढ़ी, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, जो मेरी ये समरी टेबल है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर लेंगे, तो भी एग्जाम के टाइम पे आपको उसकी मेन मेन हेडिंग्स ध्यान आ जाएगी, ठीक है ना? मेरे को अगर व्यूज ज्यादा चाहिए होते तो मैं भी और डॉक्टर्स की तरह इंस्पिरेशनल मटेरियल बनाता कि नीट क्रैक करिए 3 महीने में, वो नीट पीजी क्रैक करिए 1 महीने में। पर मेरा वो नहीं है, मेरा सीधे सीधे पढ़ने का मन है और पढ़ाने का मन है। लेकिन मैं आपको वो टिप्स दूंगा जो आपको हमेशा काम आएंगी। तो ऑलवेज कंपेयर एंड देन स्टडी, टेबल फॉर्म में जल्दी रिटेन होता है और मैटर पूरा तैयार हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।